नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सीएम धामी ने उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के देवपुरा चौक से लेकर हरिद्वार के ऋषिकुल तक रोड शो किया और इस दौरान हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, नगर विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। रोड शो में ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते दिखाई दिए। वहीं ऋषिकुल मैदान में नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया और उन्हें नवाजा जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 1168 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात दी गई है। गंगा को भी नमन करता हूं कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव मां गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहां लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। हल्द्वानी हिंसा मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। नैनीताल के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए, 30 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25 आरोपियों से कुल 7 तमंचे बरामद किए गए। मास्टरमाइंड अब्दुल की तलाश जारी है। मामले में अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लगातार जांच की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी गई। हल्द्वानी हिंसा मामले में कार्रवाई तेज की गई। नैनीताल के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। 30 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए। 25 आरोपियों से कुल 7 तमंचे बरामद हुए हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल की तलाश लगातार की जा रही है। मास्टरमाइंड अब्दुल को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही मास्टरमाइंड अब्दुल मिल सके, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर और पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो अब ये बाद में पता लगेगा कि वहाँ से कितने लोग गायब हो चुके हैं। चूँकि अब भी कर्फ्यू एरिया है और वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कर्फ्यू लगने से पहले उधर के दौरान जो अगर लोग गायब होंगे तो अलग बात है। अदरवाइज बाकी लोग यहीं पे हैं, उनका हम तलाशी कर। जो मृतक है उसकी बॉडी इस सारे घटनाक्रम जो हुआ है उससे बहुत दूर, 2-3 किलोमीटर दूर कहीं दूर मिली है। और उसके प्राइम दृष्टया जो देखने से लग रहा है उसमें जो वुंड है गन शॉट, उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे वेपन से मारी गई है। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने उपद्रवियों की पहचान कर 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से थाने से लूटी गई 7 पिस्टल और 99 कारतूस बरामद किए हैं। डीएम वंदना सिंह ने कड़ा एक्शन लेते हुए थाना वनभूलपुरा के 120 हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने आगे बताया कि मामले की संवेदनशीलता और हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ऐसे में वहां के 120 हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। फिलहाल अभी वहां पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन जरूरत के सामान को प्रशासन की ओर से वहां रहने वाले लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। लाइसेंस की जांच की जा रही है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भी उस दिन की जो वायलेंस हुई थी उसके बाद से बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है। हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। हल्द्वानी की जो भी अन्य जनजीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन। स्कूल्स खुल गए हैं, बाजार ओपन हो गए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सारे रेस्ट्रिक्शंस अभी लिमिट करे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। लोगों को, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ जो शस्त्र लाइसेंसेस हैं उस एरिया के, जो पुलिस रिपोर्ट में हम लोगों को इंटीमेट करे गए थे, वो सारे निरस्त करे गए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए लगभग 120 लाइसेंसेस निरस्त हुए हैं।
तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में कर्फ्यू हटाने के बाद स्कूल एक बार फिर से खुल चुके हैं। सोमवार की सुबह स्कूलों के खुलने के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं अभिभावकों के चेहरे पर भी कर्फ्यू हटने के बाद एक राहत का भाव नजर आया। बता दें कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद गुरुवार की शाम हल्द्वानी में हिंसा भड़की थी और इसके बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। सुरक्षा को देखते हुए हिंसा प्रभावित कुछ इलाकों को अभी भी संवेदनशील इलाकों में गिना जा रहा है और वहां पर प्रशासन को अलर्ट किया गया है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों की ओर से कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। वनभूलपुरा में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था। खबर लक्सर से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले कमर कस ली है। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य डॉक्टर उमादत्त शर्मा और लक्सर नगर अध्यक्ष देवेश राणा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं इस कार्यक्रम में डॉक्टर उमादत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन कहे जाने वाली बीजेपी की सरकार से तंग आ चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही संगठन को बुनियादी रूप से मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, अपना ये जो बूथ है हमारा सबसे मजबूत, इसको मैं मजबूत करना चाहती हूँ। और जो बाकी की मेरी टीम है, सभी महिलाएं हैं मेरे साथ में जो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रही हो और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसमें सभी मेरे साथ महिलाएं हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि मेरे साथ में जुड़ो और जुड़ के एक साथ काम करो। आगे की रणनीति सबसे पहले तो हमारी ये है, क्योंकि चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, प्रत्येक जगह जितने भी हमारे बूथ हैं हम उनको मजबूत करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमारा बूथ मजबूत हो। हम मजबूत के बाद जो है फिर हम लोग जो है जो भी हमारा वार्ड होगा उसको हम वार्ड को मजबूत करेंगे। और वार्ड को मजबूत करने के बाद हम जो है यहाँ जो सांसद का चुनाव होगा सांसद को जिताएंगे उन बूथों से, और अगर टाउन का चुनाव होगा तो टाउन में चेयरमैन को, वार्ड के मेंबर को, इनको सबको जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आज लक्सर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य डॉक्टर उमादत्त शर्मा के साथ में नगर अध्यक्ष व जिले के पदाधिकारी शामिल हुए थे। खासतौर पर महिलाओं को खास टिप्स दिए गए हैं। चूंकि बूथ पर सबसे ज्यादा काम महिलाएं करती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दूसरी पार्टियों की तरह अब अपनी पार्टी को, उसकी बुनियाद को मजबूत करने में लगी हुई है। आज के इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने भाग लिया और साथ में एक संकल्प भी लिया कि आने वाले दिनों में वो पार्टी को जड़ से मजबूत करने के लिए तमाम कार्यक्रमों में जिस तरह शिरकत करेंगी और पार्टी की नीतियों को गली मोहल्लों में जाकर के लोगों के बीच में शेयर करेंगी। साथ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं, वो जन जन तक कहीं ना कहीं उसका खुलासा भी करना है। चूंकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भाजपा से टक्कर लेनी है, इसके साथ में दूसरे दलों का भी सामना होगा। तो वहीं प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो अब छोटे नेताओं को, यानी कि ब्लॉक स्तर के नेताओं को भी इस काम में जुटाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब नगर और ब्लॉक क्षेत्र में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये मीटिंगें, खासकर मेरा बूथ मजबूत कार्यक्रम जोरों शोर से चलाए जाएंगे। इस बात का दावा किया जा रहा है। देखने वाली बात है कि कांग्रेस कितनी मजबूत पकड़ अपनी इस चुनाव से पहले बना पाती। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। चले ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शफी ने अपने मंगलौर कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिस तरह हाल ही में 3 विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, इसी तरह रामविलास पासवान को भी भारत रत्न से नवाजा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देश के 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री रहकर अपना योगदान दिया और इसीलिए उन्हें भी भारत रत्न देने की घोषणा की जानी चाहिए।
अपने गुरुजी माननीय रामविलास पासवान जी पद्म भूषण प्राप्त हैंगे और लगातार 9 बार सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, एक विधायक रहे हैं और माननीय एस.बी. देवगौड़ा और माननीय इंद्र कुमार गुजराल, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिन्होंने लगातार कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए काम किया है और वो जनता के मसीहा रहे हैं, राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, आम जनता के मसीहा रहे हैं और देश के विकास में, देश की राजनीति में उनका एक बहुमूल्य योगदान रहा है। तो वहीं अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए कड़ा प्रावधान करने की मांग की है। मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा में पारित यूसीसी विधेयक में मैरिज रजिस्ट्रेशन और लिव इन रिलेशनशिप में कमियां गिनवाई हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने यूसीसी विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने पर कड़ी आपत्ति है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि इसके लिए उत्तराखंड में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि बाहरी राज्यों से कोई उत्तराखंड आकर यहां का माहौल खराब न करे। मैरिज रजिस्ट्रेशन पर 10,000 से 25,000 का अर्थदंड लगाने पर भी सवाल उठाए गए। प्रदेश की सरकार पंचम विधानसभा के द्वितीय सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन के पटल पर लाई थी और उसमें कहीं भी हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें जो कमियां पाएगी, जो गुण दोष के आधार पर उस बातों को हमारे द्वारा रखा गया है और हमारी मांग है कि उसमें जो कमियां हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड का मामला, मैरिज रजिस्टर्ड का मामला, उसमें जो प्रावधान कर दिए गए हैं कि अर्थदंड और 10 से 25,000 रुपये का, और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा हमारी कड़ी आपत्ति है कि ये हमारा उत्तराखंड जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाना जाता है, ये हमारी देवों की भूमि है, अपने आध्यात्म से लेकर संस्कृत विरासत के लिए पहचाना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लिव इन रिलेशन को मान्यता देने पर, रजिस्टर्ड अनिवार्य करने पर कहीं ना कहीं इस कृत्य के लिए उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रदेश की सरकार। तो वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी ऋतु बहारी, उन्होंने आज कार्यभार भी संभाल लिया और इस दौरान चीफ जस्टिस का उच्च न्यायालय में बार अध्यक्ष और न्यायालय में मौजूद अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो खुले दिमाग से काम करने के साथ ही न्यायालय के युवा अधिवक्ताओं से नए सुझावों पर विचार करेंगी, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि विषम पहाड़ी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को आसान न्याय देने के लिए जो तरीके हैं उन पर विचार किया जा रहा है। जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें भी बहुत इंटेलिजेंस है और जिसकी पढ़े लिखे लोगों की कोई भी बात अच्छी हो तो सिस्टम के लिए फॉलो करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर तो हमारा फर्स्ट डे है, तो वी विल वांट ऑल द यंग लॉयर्स टू एसोसिएट विद अस सो दैट कई पुराने केसेस पेंडिंग हैं उनमें वो हमारी हेल्प करें। तो अभी तो आज फर्स्ट डे है, वी इन्वॉल्व ऑल द पीपल एंड वी वांट अ कॉमन मैन टू गेट जस्टिस। We want to start mediations वगैरह online by making a WhatsApp group on telephone so that every litigant doesn't have to come to the court। वो उस पर अगर हो जाए तो उनके लिए आसानी होगी, नहीं तो ट्रैवल करना हिल्स में बहुत मुश्किल है। वहीं लंबे समय से राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में खाली पड़े टेक्नीशियंस के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियंस नियुक्त किए हैं और इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं और एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्त पत्र वितरित किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभाग में अब हमें टेक्नीशियंस मिल जाएंगे जो उपचार के दौरान चिकित्सकों का सहयोग करेंगे। जी हाँ, अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कुछ टेक्नीशियनों की जो है नियुक्ति हुई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इनका जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण हुआ था और एक समारोह में
और अभी इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ पर कई विभागों में जो है पद खाली थे, जैसे ओटी टेक्नीशियन हैं और जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हैं और फिजियोथेरेपी है। तो इन विभागों में जो है अभी हमें जो है कुछ टेक्नीशियन मिल जाएंगे। तो वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा हिंसा मामले को लेकर देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने रोष जताया है। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और देश संविधान से चलता है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। साथ ही आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब की पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए और तरह तरह के मतलब हमारे सामने। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।